Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to start our next lecture, that is lecture number 2 NMD CAT Physics. So आज जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है कूलम्स लॉ। अब प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था कि चार्ज क्या होता है। सो वहाँ पर हमने कहा था, जब चार्ज को हमने डिफाइन किया था, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू विच इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अदर पार्टिकल। तो वहाँ पर हमने कहा था दो तरह के नेचर के अंदर दो तरह के चार्ज होते हैं, एक आपके पास पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। तो हमने कहा था अगर दो सिमिलर चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अगर एक दूसरे अपोजिट चार्ज हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर सिमिलर चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपल्शन होगी। अब ये तो हमारे पास क्या आ गई, नेचर ऑफ द फोर्स। अब व्हाट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द फोर्स, कि इन दो चार्जेस के दरमियान जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है, कितनी मैग्नीट्यूड की फोर्स लग रही है, उसको एक्सपेरिमेंटली कूलम्स ने कैलकुलेट किया है। और क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है तो वहाँ से जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज है उसकी जो वैल्यू आई है, इसको हम क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि बाय यूजिंग कूलम्स लॉ कि हम दो चार्जेस के दरमियान जो इंट्रैक्शन की फ़ोर्स है उसको इलेक्ट्रिक फ़ोर्स कहते हैं या कूलम्स फ़ोर्स कहते हैं, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि लेट अस कंसीडर, हमारे पास ये कोई भी 2 पॉइंट चार्ज है। एक आपके पास पॉजिटिव है, दूसरा आपके पास सेम नेचर का भी हो सकता है, अपोजिट नेचर का भी हो सकता है। लेट अस सपोज मैं इसको भी पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर करता हूँ। और इस चार्ज की मैग्नीट्यूड को मैं नाम देता हूँ Q1, इस चार्ज की मैग्नीट्यूड को मैं कहता हूँ Q2। ये कोई भी दो चार्ज हैं Q1 Q2 मैग्नीट्यूड के, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम, हमने दो चार्जेस को किसी एक डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है। और हमेशा डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ द टू चार्ज। क्यों हमने कहा था कि ये जो चार्ज है एक्चुअली इसमें चार्ज किसी पार्टिकल या किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होता है। तो इसका मतलब कि कोई भी अगर चार्ज बॉडी है तो उसके सेंटर से जो हम डिस्टेंस लेंगे मैं उसको R कह लेता हूँ। ठीक है। सो और इन दो चार्जेस के दरमियान हम सपोज करते हैं यहाँ पर जो मीडियम है, अभी हम सपोज करते हैं वो हमारे पास क्या एयर है या वैक्यूम है। सो जब एयर या वैक्यूम होगी, हमने दो चार्जेस को किसी डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ से हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2। तो कूलम्स क्या कहते हैं, सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द कूलम्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, याद रखना ये स्टेशनरी चार्जेस है, मूविंग चार्जेस नहीं है। स्टेशनरी चार्जेस होंगे तब हम कूलम्स लॉ यूज़ करेंगे। इज फोर्स के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। पहली बात जो MCQs के लिए आपने याद रखनी है वो ये है कि यहाँ से जो हमारे पास फोर्स है, कूलम्स फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज। और अगर इनका प्रोडक्ट लेंगे तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगी उतनी ज़्यादा कूलम फोर्स होगी। मीन अगर हम क्या करते हैं, मैं इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ करता हूँ तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे उसी रेशियो से फोर्स भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। दूसरा आपने पॉइंट याद रखना है, जो यहाँ पर जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस सिर्फ R नहीं लिखेंगे बल्कि R² के साथ। मींस अगर मैं दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ा दूँ तो देखिए इन्वर्स रिलेशन है, तो फोर्स उसी रेशियो से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं दोनों को कंबाइन करके जो कूलम्स लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है या इलेक्ट्रिक फोर्स जो दो चार्जेस के दरमियान है उसको अगर मैं लिखूँ तो F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगी, R² आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी, दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स की या कूलम फोर्स की। तो किस तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, अगर हमें दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड गिवन हो, दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस गिवन हो और हमें K की वैल्यू गिवन हो। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास व्हाट इज़ K,
के की है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास के क्या है, कांस्टेंट है। ज़रा जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर चूँकि कूलम्स ने डिफाइन किया था तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ द कूलम्स कांस्टेंट। अब ये जो कूलम कांस्टेंट है एयर और वैक्यूम के लिए इसकी स्टूडेंट्स वैल्यू जो होती है के इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज़ एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस कहें या वैक्यूम कहें, सो फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है। सो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये आपके पास होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी यूनिट देखें तो यूनिट यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर मैं इक्वेशन में पुट करूँ तो यूनिट हमारे पास बन जाएगी दैट इज़ इक्वल टू कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो आपके पास मैथमेटिकली जो कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये भी आपके पास एमसीक्यूज़ है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कूलम्स कांस्टेंट फॉर एयर और वैक्यूम इज दिस। अब सारी वैल्यूज ऐसी लिखी होंगी, सिर्फ यूनिट को आपने देखना है, यूनिट चेक करनी होती हैं कि कौन सी वैल्यू विद प्रॉपर यूनिट के साथ ठीक लिखी हुई है। तो पहला एमसीक्यूज़ आपके पास ये आ सकते हैं। दूसरा एमसीक्यूज़ ये भी पूछा गया समटाइम्स के द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की क्या है, तो एमसीक्यूज़ के अंदर 8.85 इंटू 10⁻⁻12। लेकिन साथ स्टूडेंट्स आपने ये चेक करना है कि इसकी हमारे पास क्या है, यूनिट क्या है। तो यूनिट समटाइम्स वो चेंज करके आपको सेम वैल्यूज़ की ऑप्शन दे देता है, तो आपने वैल्यूज़ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ साथ यूनिट का बड़ा ख्याल रखना है। तो यहाँ से दूसरा एमसीक्यूज़ यूँ भी आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर हमारे पास के की वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए अगर हमारे पास 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, तो मीडियम को चेंज करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास के है, ये हमने स्टूडेंट्स याद रखना है कि एक कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब जैसे हमने कहा था ना लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अंदर, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमने क्या कहा था, दो मैसेज के दरमियान हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड की थी, F इज़ इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सेम, बिल्कुल पैरेलल फोर्स है। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने कहा था F होता है G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ये जो G है स्टूडेंट्स, ये याद रखना है, वहाँ पर ये जो G था यूनिवर्स के अंदर कहीं पे भी चले जाएं, इस G की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट थी। तो दैट्स वाई इसकी वैल्यू जब चेंज नहीं थी तो हमने इसके लिए वर्ड यूज़ किया था, हमने कहा था ये जो G है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। मीन आप यूनिवर्स के अंदर कहीं पे भी चले जाएं तो जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पर देखें दोनों में रिजेंबलेंस है, यहाँ पर दो मैसेज के दरमियान स्टूडेंट हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो सिमिलरली इसी तरह से आज हमने कैलकुलेट किया है कि अगर दो चार्जेस हों, तो चार्ज बॉडीज़ हों, उनके दरमियान जो फोर्स है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास मैथमेटिकली हम कूलम्स लॉ से इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है फोर्स, ये भी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है। तो दोनों में देखें, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ हैं। यहाँ पर दो मैसेज आ जाते हैं, यहाँ पर दो चार्जेस आ जाते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है जी, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यहाँ पर के जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये बल्कि हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है, तो फैक्टर्स अगर मैं आपको बताऊँ कि किन फैक्टर्स के ऊपर के की वैल्यू डिपेंड करेगी, वो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर हैं। एक आपके पास स्टूडेंट्स फैक्टर आ जाता है, दो फैक्टर्स हैं। एक आपके पास आ जाता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट क्या है और डिस्टेंस की यूनिट क्या है। दूसरा फैक्टर आपके पास आ जाता है स्टूडेंट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द मीडियम, कि हमने दो चार्जेस को किस मीडियम में रखा हुआ है। अगर एयर के अलावा कोई और मीडियम होगा तो उसकी परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन लेंगे। तो इसका मतलब कि मीडियम चेंज करने से एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे हम, यहाँ पर याद रखना है, मीडियम चेंज करेंगे तो के की वैल्यू के ऊपर
क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर देखें, अगर आपके पास के की वैल्यू किसी मीडियम के लिए मैं लिखूं तो आपके पास क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। और स्टूडेंट आपको पता है कि जो एप्सिलॉन होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट एप्स टाइम्स एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से मैं अगर के लिए एक रिलेशन लिखूं तो के एम आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ, ये सारा फैक्टर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के की वैल्यू आती है वैक्यूम के अंदर और ये आपके पास क्या आ गया एप्सिलॉन। तो ये आपने रिलेशन शॉर्टकट याद रखना है कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हम एयर के अलावा कोई और मीडियम यूज़ करेंगे, कोई भी मीडियम, तो हमारे पास के की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज होगी डिक्रीज। जी, के की वैल्यू क्या हो रही है, कुछ फैक्टर हमारे पास इससे डिवाइड हो रहा है। और याद रखना है कि ये जो एप्सिलॉन आर है ये हमारे पास क्या होता है इक्वल टू 1 होता है। किसके लिए, ये भी आपके पास एमसीक्यूज है, एयर या वैक्यूम के लिए। और बाकी किसी भी मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है। सो जब भी किसी नंबर को ग्रेटर देन 1 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर डिक्रीज होगा, कम होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस रिलेशन से हम कह सकते हैं कि आपके पास जो कूलम्स कांस्टेंट है, अगर वैक्यूम या एयर के अलावा किसी और मीडियम के लिए अगर उसको देखें तो वो एप्सिलॉन आर टाइम क्या हो रहा है, एप्सिलॉन आर टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितने फैक्टर से, बाय फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर। तो ये भी आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, एक और एमसीक्यूज यहाँ से आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास क्या होगी, कूलम्स कांस्टेंट की बात होगी। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो कूलम्स फोर्स है इससे रिलेटेड आप देखें कि कौन कौन से, सिर्फ अभी हमने मैग्नीट्यूड की बात की है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से पॉसिबल एमसीक्यूज आपके पास आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए आपने याद रखना है सबसे पहली बात कि ये जो कूलम फोर्स है, पहला पॉइंट, ये हमारे पास फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। कब, जब मीडियम हमारे पास क्या हो स्टूडेंट्स, याद रखना है एयर, तो सर फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। दूसरा पॉइंट, सेकेंड एमसीक्यूज, कि जो कूलम फोर्स है ये ज़ीरो कब होगी। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, ज़ीरो कब होगी, Q1 Q2 फैक्टर्स देखने, कौन सा फैक्टर ज़ीरो, ज़ाहिर है दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड तो ज़ीरो नहीं हो सकती। हम चार्ज की बात जो कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आर अगर हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करें कि ये फोर्स ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं आर को क्या पुट करता हूँ स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी पुट करता हूँ, तो 1/इन्फिनिटी ज़ीरो आपके पास आ जाएगा। सो कूलम फोर्स इन्फिनिटी के ऊपर जाकर ज़ीरो होती है। तो यहाँ से एमसीक्यूज याद रखना है, ये जो कूलम फोर्स है तो फिर इसका मतलब क्या है, ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी, लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास ये है कि जो कूलम्स फोर्स है वो आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि इक्वेशन के अंदर कहीं भी मैस का हमने जिक्र नहीं किया, तो इट्स मीन इट इज़ इंडिपेंडेंट of mass, it is independent of the mass of the charge body या charge particle। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, अब इस फोर्स को याद रखना है कि ये हमेशा फोर्स किधर एक्ट करेगी, इट ऑलवेज, मैं यहाँ पर बात लिखूँगा, इट ऑलवेज एक्ट्स, इट ऑलवेज एक्ट्स along the line, it always acts along the line joining the center of the two charge। ये उस लाइन के अलॉन्ग एक्ट करेगी, कौन सी लाइन, जो इन दोनों चार्जेस के सेंटर को आपस में क्या करती है, ज्वाइन करती है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इसका मतलब क्या है, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो एक ऐसी लाइन ये दोनों के जो सेंटर को ज्वाइन करेगी, ये हमारे पास लाइन। अगर दोनों सेम चार्ज हैं तो देखें इस लाइन के अलॉन्ग फोर्स इधर लगेगी, इस चार्ज के ऊपर फोर्स जो लगेगी वो आपके पास इस डायरेक्शन के अंदर लगेगी। इट्स मीन चार्ज या तो इधर स्ट्रेट लाइन मूव करेगा या इधर स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, या अगर हमारे पास अपोजिट नेचर के फोर्सेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बट इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगेगी और ये चार्ज इस लाइन के अलॉन्ग क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं आपसे एमसीक्यूज पूछूं कि आपके पास
मैं कहता हूँ कि आपके पास एक लाइन है, एक चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है, इस लाइन के दूसरे एंड के ऊपर एक चार्ज इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज लाइन ए बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताएं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कौन सी फोर्स, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी। तो इस लाइन के जो परपेंडिकुलर फोर्स है एफ परपेंडिकुलर, ये फोर्स आप बताएं अलॉन्ग द लाइन ए बी, ये हमारे पास कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स इस बात को याद रखना है कि हमेशा ये फोर्स एक्ट करती है, इट ऑलवेज एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस, ये किसी और डायरेक्शन में एक्ट नहीं करेगी। तो हम कहेंगे कि फोर्स जो ए बी के ऊपर लगेगी कैसे, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, वो हमेशा क्या रहेगी, ज़ीरो आएगी, क्या रहेगी, ज़ीरो। तो ये की वर्ड्स है परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, फिर इस इक्वेशन से और क्या एमसीक्यूज आ सकता है, एमसीक्यूज यूँ आ सकता है कि इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ, वो से वर्डिंग सुनिए, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल्ड या आइदर चार्ज इज डबल्ड। सो दो वर्ड्स हैं, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर, मैं पहले वर्ड यूज़ करता हूँ इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, आइदर का वर्ड यूज़ करता हूँ। आइदर का मतलब क्या है, या तो मैं Q1 की मैग्नीट्यूड को डबल करूँगा या Q2 की मैग्नीट्यूड को डबल करूँगा, कोई एक, या तो मैं कहूँगा Q1 को मैं मैग्नीट्यूड को डबल कर रहा हूँ, और या दोनों नहीं, या मैं कहूँगा Q2 को मैं क्या कर रहा हूँ, Q2 कर रहा हूँ। किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल करने से हमेशा याद रखना है जो नई वाली फोर्स होगी वो 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल फोर्स होगी। दूसरा, अगर आपसे कहे इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर की बजाय कहे इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज की बात करें, बोथ चार्ज की मैग्नीट्यूड डबल करें। बोथ चार्ज का मतलब क्या है कि आपके पास Q1 को भी आप क्या करें, इसको भी आप डबल कर दें, Q2 को भी आप क्या कर दें, डबल कर दें। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज, ठीक है, या ईच का वर्ड भी यूज़ होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल, ईच का मतलब दोनों की चार्ज, ठीक है। सो उस वक्त हमारे पास क्या है, ये की वर्ड्स हैं याद रखने हैं। तो उस वक्त आपके पास जो नई फोर्स होगी वो पहली वाली फोर्स के 4 टाइम्स स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये भी एमसीक्यूज है। फिर उसके बाद यूँ भी पूछ सकता है कि इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस इज सेम, मैग्नीट्यूड को सेम रखें, तो मैं क्या करूं, अगर मैं डिस्टेंस को, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इज डबल, हाँ जी, सो देन आपके पास फोर्स क्या बन जाएगी, स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करें तो डिस्टेंस के साथ फोर्स का क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो हमारे पास एफ प्राइम जो आ जाएगी, इसको डबल करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कितने टाइम डिक्रीज होगी, तो स्टूडेंट याद रखना है 1/4 टाइम्स। तो ये भी आपके पास क्या है, एक एमसीक्यूज है। इसी तरह से यूँ भी कह सकता है कि अगर आपके पास क्या है, अगर मैं डिस्टेंस को, चार्जेस की मैग्नीट्यूड को सेम रखें, अगर मैं डिस्टेंस को हाफ कर दूं, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज हाफ, ये सो देन क्या होगा, देन स्टूडेंट्स हमें पता है डिस्टेंस कम करने से इनवर्स रिलेशन है, फोर्स इंक्रीज होगी। कितने टाइम इंक्रीज होगी, तो स्केयर है तो आपने याद रखना है ये भी आपके पास क्या आएगा, 4 टाइम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये भी आपके पास एमसीक्यूज़ है। नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ स्टूडेंट्स यहाँ से जनरेट हो सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपके पास, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी एमसीक्यूज़ पूछा जाए आपको इक्वेशन क्या हो, सही तरह से क्लियर हो, उस इक्वेशन को आप सही तरह से स्टडी कर सकें। उसकी अगर एक्सप्रेशन के अंदर जो भी फैक्टर यूज़ हो रहा है, अगर आप उसको पता है कि ये फैक्टर किस तरह से चेंज हो रहा है, तो आप आसानी के साथ किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, अब हमारे पास यहाँ पर अगर मैं एट द एंड ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं, तो स्टूडेंट्स ग्राफ से भी क्वेश्चन आता है। सो कूलम्स लॉ के डिफरेंट ग्राफ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे गया, लेट अस सपोज दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान कूलम फोर्स है, किसी डिस्टेंस एक्स के ऊपर एफ है, ठीक है। सो बताएं, सो कौन सा ग्राफ फोर्स का और डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं डिफरेंट ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। पहला, अगर आपके पास ग्राफ देखें, अगर आपके पास फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस है और यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस के लिहाज से, लेट अस सपोज ये,
तो फोर्स और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है, तो इक्वेशन अगेन, तो इक्वेशन में आपके पास फोर्स और डिस्टेंस का स्टूडेंट्स आर के साथ इनवर्स रिलेशन है, लेकिन स्क्वायर के साथ, तो स्क्वायर के साथ होने की वजह से जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास इस तरह से ग्राफ बनेगा। हमेशा स्क्वायर के साथ देखें इनवर्स रिलेशन हो तो इस तरह से स्टीपर होगा, क्योंकि बहुत जल्दी से ये फोर्स की वैल्यू के साथ क्या हो रही है, अगर डिस्टेंस को ज़्यादा करेंगे फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। सो दूसरा ग्राफ आप स्टूडेंट्स याद रख सकते हैं, दूसरा ग्राफ आपके पास ये है, यूँ ही पूछ सकता है कि अगर आपके पास ये हो, अगर आपके पास इधर क्या है फोर्स है, और अगर आपसे यहाँ से ग्राफ में पूछे कि 1/r² के साथ ग्राफ ड्रॉ करें, तो कौन सा ग्राफ आपके पास 1/r² के साथ होगा। तो स्टूडेंट्स अगेन याद रखना है फोर्स और 1/r² के साथ क्या रिलेशन है, तो याद रखें फोर्स और आर के साथ हमारे पास क्या है, मैं इसको एक फैक्टर मान लेता हूँ, मैं लेटर सपोज मैं कहता हूँ ये x है, तो स्टूडेंट्स f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है 1/r², मैं इसको x मान लेता हूँ तो f क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा। इट्स मीन इन दोनों के अंदर कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो जब भी डायरेक्ट रिलेशन हो तो ग्राफ आपके पास क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ फॉर f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसी तरह से तीसरा ग्राफ यूँ भी पूछ सकता है कि इसी इक्वेशन से कि अगर आपके पास क्या है फोर्स अलॉन्ग फाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर आपके पास Q1 हो या Q2 हो, सो उसके साथ ग्राफ किस तरह से आपको नज़र आएगा। सो आपने याद रखना है फोर्स और Q1 और Q2 का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो स्टूडेंट जब भी डायरेक्ट रिलेशन होगा तो ग्राफ हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इस तरह से आपसे ग्राफ से रिलेटेड भी कोई भी MCQs वो पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने याद रखना है कि जब भी आपसे कूलम्स फोर्स पूछी जाए और दो चार्जेस कहा जाए किसी डिस्टेंस के ऊपर हैं, तो उन चार्जेस के लिए हमेशा याद रखना है ये चार्जेस हमारे पास क्या होने चाहिए, Q1, और ये जो Q2 है ये हमेशा क्या होने चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए, तभी ये इक्वेशन एप्लीकेबल है। क्या होने चाहिए, स्टेशनरी। स्टेशनरी नहीं होंगे, अगर चार्ज मूव करेंगे तो मोशन की वजह से आगे जाकर हम देखेंगे नए इफेक्ट्स आ जाएंगे, फिर कूलम्स लॉ को यूज़ करके हम मैग्नीट्यूड ऑफ द कूलम फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड कुछ पास पेपर्स के MCQs या कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सो पहला MCQs है द कूलम्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस F, दो चार्जेस हैं उनके दरमियान कूलम फोर्स कितनी F है। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लें स्टूडेंट्स, if the magnitude of each charge is doubled and the distance between them is also doubled, so then the force becomes, तो स्टूडेंट्स हमें पता है अगर दो चार्जेस हैं उनके दरमियान जो फोर्स होती है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या होता है R², ये आपके पास इक्वेशन है। सो कहता है अगर दो चार्जेस के दरमियान फोर्स F है, अगर हम कंडीशन लगाते हैं क्या, अगर इन दोनों चार्जेस की इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल, मीन अगर हम Q1 को भी कर दें 2Q1, Q2 को भी कर दें Q2 और डिस्टेंस को क्या कर दें स्टूडेंट्स, R को हम कर देते हैं इसको भी डबल कर दें, तो स्टूडेंट्स देखें जो नई फोर्स होगी F प्राइम वो हमारे पास क्या आ जाएगी, के Q1 को भी मैंने क्या कर दी है डबल, Q2 को भी मैंने क्या कर दी है डबल, डिस्टेंस को R² को भी मैंने क्या कर दिया है डबल। सो यहाँ से F प्राइम की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगी, 4 से आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन रह जाएगी के Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। तो मैं कह सकता हूँ कोई नई आने वाली फोर्स इक्वेशन 1 से देखें F की इक्वल ही है, तो इसका मतलब क्या है, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इट्स रिमेन सेम। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ MCQs यहाँ से वर्डिंग चेंज करके यहाँ से इसी एक MCQ से वो आपको बनाकर पूछ सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आपके पास ये होगा कि फोर्स क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब यहाँ से यूँ भी पूछ सकता है अगर दो चार्जेस के दरमियान, देखें मैं इसी से एक और MCQs बनाऊं, तो मैं अगर कहूं कि अगर हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, ये फोर्स मैं इसको वैल्यू दे देता हूं, आपके पास ये फोर्स है 2 न्यूटन, कितनी है 2 न्यूटन। सो कंडीशन लगाए अगर कहे इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज सेम, मैग्नीट्यूड को सेम करता है, Q1 भी Q1 है और Q2 की वैल्यू भी Q2 है, लेकिन डिस्टेंस को कहता है हाफ कर दे, इफ़ द डिस्टेंस बिकम्स हाफ, सो देन बताएं जो नई फोर्स होगी वो कितनी होगी। आप स्टूडेंट्स ऑप्शन के अंदर पूछ सकता है 10 न्यूटन 20 न्यूटन 30 न्यूटन कुछ भी। सो हम देखेंगे यहाँ से कि आपके पास क्या है,
फोर्स की वैल्यू हम लिखेंगे इक्वेशन F इज इक्वल टू के, Q1 Q2 रिमेन सेम, आर डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो r²/4 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 4 टाइम्स बाकी f आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, f प्राइम इज इक्वल टू 4। f की वैल्यू पहले अब उसने, अब देखें ऑप्शन में ये भी पूछ सकता है कितने टाइम डिस्टेंस को हाफ करने से इंक्रीज हुई है, 4f कितनी हो गई है। तो पहले फोर्स कितनी थी, गिवन डेटा में उसने कहा 2 न्यूटन थी, अब बताएं कितनी हो गई। तो आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, वैल्यू सपोर्ट करनी है एंड में, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एफ प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 न्यूटन। तो ऑप्शन के अंदर पूछ सकता है 10 न्यूटन, 8 न्यूटन, 12 न्यूटन, 15 न्यूटन। सो आपने इस तरह से इससे MCQs यूँ भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट MCQs देखते हैं कि द फोर्स बिटवीन 2 न्यूट्रॉन्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, 2 न्यूट्रॉन्स हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर, फोर्स कितनी होगी। अब कीवर्ड्स याद रखना है स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि दो चार्जेस के दरमियान हम फोर्स फाइंड करते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। अब देखें के तो कांस्टेंट है, उसने डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। Q1 Q2 क्या है, चार्ज ऑन 1 ऑन, उसने कहा कि 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है न्यूट्रॉन्स के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये फोर्स क्या बन जाएगी, 0। सो कीवर्ड से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए न्यूट्रॉन्स के ऊपर चार्ज 0 होता है, इक्वेशन लगाएं चार्ज की वैल्यू 0। तो आप यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर आप इसको ऑप्शन में यूँ कह सकते हैं, इसको मैं 0 कह लेता हूँ, तो आपके पास फोर्स क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कूलम फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन इज F। 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, दूसरा आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, सेंटर से डिस्टेंस r है। कहता है 2 न्यूट्रॉन है, डिस्टेंस r है, इनके दरमियान फोर्स F है। कहता है बताओ व्हाट इज़ द कूलम फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स एट द सेम डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम रखें लेकिन इलेक्ट्रॉन की जगह हम क्या रख देते हैं, 2 प्रोटॉन्स। अब डिस्टेंस सेम है, r की वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है, अब हमारे पास जो नई फोर्स होगी स्टूडेंट्स, वो आपने बताना है क्या होगी। तो स्टूडेंट्स याद रखना है जो फोर्स की वैल्यू होती है F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r² होती है। डिस्टेंस सेम है, K कांस्टेंट है, Q1 Q2 क्या है, चार्ज ऑन Q1 एंड Q2, 2 चार्जेस। अब हमने इलेक्ट्रॉन की जगह क्या लिए हुए हैं, प्रोटॉन्स। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, माइनस के साथ। और जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है उसके ऊपर भी स्टूडेंट्स चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इट्स मीन 2 इलेक्ट्रॉन्स हों या 2 प्रोटॉन्स हों, उनका चार्ज तो सेम होगा। अगर डिस्टेंस भी सेम है तो दोनों के ऊपर जो लगने वाली फोर्स होगी वो आपके पास क्या होगी, F प्राइम मीन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन। इफ़ R हमारे पास अगर सेम है तो फोर्स भी क्या होगी, सेम होगी। तो इट्स मीन हमारे पास ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो सर ये कुछ MCQs थे, इससे बहुत से नए MCQs जनरेट हो सकते हैं। तो आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कूलम्स लॉ जब भी हम कैलकुलेट करेंगे 2 स्टेशनरी चार्जेस होने चाहिए और उनके दरमियान जो उसकी वैल्यू है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर r², वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। इक्वेशन के अंदर जो फैक्टर नहीं आ रहा तो स्टूडेंट्स आंसर के अंदर आपने देखना है कि अगर वो फैक्टर है तो सबसे पहले डायरेक्टली देख कर आप उसका आंसर डायरेक्टली 0 बता सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ। सिर्फ अभी हमने मैग्नीट्यूड ऑफ द कूलम फोर्स देखी है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स देखते हैं कि 2 चार्जेस के दरमियान अगर हम मीडियम को चेंज कर दें, यहाँ पर हमने एयर और वैक्यूम लिया था, अगर मीडियम चेंज करेंगे तो देखेंगे कूलम्स फोर्स 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान किस तरह से चेंज होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं।